हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो क्लास 10th से लेकर है। क्लास 10th में जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड चैप्टर है 4th। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 7 नंबर का 8 नंबर के इससे आपसे पूछा जाता है। जो आपको बताया जाएगा वही आपको पेपर में मिलने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, किसी भी आपके बोर्ड के हों, तो इस टॉपिक को आप लोग जरूर पढ़िएगा। दो हम लोग 2 लेक्चर में इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एथिल एल्कोहल को कवर करेंगे, फिर एथेनोइक एसिड को कवर करेंगे। एथेनोइक एसिड के साथ में ही हम जो आयुपेक नेम है इम्पोर्टेंट, उनकी हम लोग चर्चा भी कर लेंगे, और जो कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। सारी चीज की हम लोग 2 लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका टॉपिक एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस एथिल एल्कोहल को भाई हम लोग आयुपिक नेम में देते हैं तो एथेनॉल देते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल देते हैं। और इस एथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला है वो C2H5OH होता है। कहीं कहीं इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं CH3 CH2 और OH, ऐसे लिख देते हैं। तो इन चीजों को आपको विशेष ध्यान देना कि इसको कई तरह से लिख करके आ सकता है, तो इसको आपको देखना है कि ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। सबसे पहले तो एथिल एल्कोहल की यदि हम लोग बात करें प्रिपरेशन मेथड की, प्रिपरेशन मेथड मीन्स बनाने की विधियां। अगर बनाने की विधियों की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली आपकी विधि है बाई एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन को हम लोग एथीन भी बोल देते हैं, तो कहीं कहीं एथीन लिखा हो तो भी आप समझ जाइएगा। एथीन से बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर्वप्रथम C2H4, ये एथीन का फार्मूला होता है। इसको हम लोग समझाने के लिए ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। अब इसमें ये क्या करता है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से जो H निकलता है वो यहाँ आ जाता है और OH निकल के यहाँ पर आ जाता है। तो फाइनली ये बनकर के तैयार हो जाता है CH3 CH2OH। इस प्रकार से ये एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हम पहले कर सकते हैं। दूसरा नंबर में आपका, अगर आपको बनाना है तो बाई एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट एक एस्टर होता है। अगर कॉमन आपका लेना है तो आप एस्टर बोल सकते हो। जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये होता है CH3 COO C2H5, ये आपका एथिल एसीटेट है। H2O से रिएक्शन कराते हैं, इसमें भी हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, H इसका यहाँ चला जाता है और OH आपका यहाँ जाता है, तो ये फाइनली बन जाता है CH3 COOH और यहाँ पर बनता है CH2H5OH। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन आपको एथेनोइक एसिड जब पढ़ाएंगे तो उसमें फिर से मिलने वाली है। तीसरे नंबर में बाई
एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड से भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला जैसे मैंने बताया कि एथिल का मतलब C2H5, देख लीजिए एथिल एल्कोहल लिखा है तो एथिल का मतलब C2H5 है, OH मीन्स एथिल OH हो गया, मतलब एल्कोहल हो गया, ये हो जाएगा C2H5 Br हो गया। और जब यहाँ पर हम लोग NaOH की रिएक्शन कराते हैं तब जाकर के ये आपका बन जाता है C2H5OH बन जाएगा और NaBr यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान देना कि जो यहाँ पर NaOH लेना है भाई, तो ये एक्वस लेना है। इट मीन्स एक्वस मतलब होता है जल में इसको घोल करके सॉल्यूशन तैयार कर लेना, फिर इसको लेना है। अगर जल ना लोगे, एल्कोहल ले लोगे तो फिर दूसरी चीज बन जाएगी, ये भी आपको ध्यान देना। लेकिन ये इंटर में आपकी पूछी जाती है तो इसलिए हम लोग इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरी बात, फोर्थ जो रिएक्शन है आपकी, फोर्थ रिएक्शन में आपको पढ़ना है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, डायरेक्ट ये आपका शॉर्ट नोट लिखने को भी आ जाता है। तो फर्मेंटेशन में सुक्रोज लेते हैं सबसे पहले, C12H22O11, ये आपका सुक्रोज का फार्मूला होता है। यहाँ पर आपको लेना होता है H2O, क्या लेना है, H2O लेना है। इस H2O में क्या करना है आपको, अब देखो जब फर्मेंटेशन करते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है और ईस्ट में दो एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें से पहला एंजाइम आपका काम यहाँ पर करता है। एंजाइम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एंजाइम एक प्रकार से आपके घर का ताला है, जिस प्रकार से आपके घर की जो चाबी है आपके घर का ताला वही खोल सकता है, ऐसे यहाँ पर आपको जो एंजाइम जिस रिएक्शन के लिए होते हैं, एक बायो कैटलिस्ट होते हैं, जिसमें इसमें हमें लेना होता है इनवर्टेस, इनवर्टेस, और ये पाया जाता है ईस्ट में। फिर यहाँ से ये आपको बनाता है C6H12O6, फिर बनाता है C6H12O6 बनाता है। एक का नाम ग्लूकोज होता है, एक का फ्रक्टोज है, दोनों का फार्मूला जरूर सेम है लेकिन में दोनों के फंक्शनल ग्रुप आपके डिफरेंट होते हैं। फिर जो C6H12O6 है, इसको हम लोग जाइमेस की प्रेजेंस लेते हैं, तो जाइमेस भी ईस्ट में ही पाया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बना है कि इन्वर्ट ईस्ट में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इन्वर्टेस होता है, जाइमेस होता है। इन्वर्टेस का काम होता है कि इन्वर्ट शुगर को चेंज करता है, तो इन्वर्ट आपका शुगर कहलाती है सुक्रोज, सुक्रोज को चेंज करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और यहाँ पर आपका जब ग्लूकोज ले लेते हैं तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे आपकी पेप्सी वगैरह बनाई जाती है वो आपकी इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। तो ये चार आपकी जो इम्पोर्टेंट मेथड है बनाने की विधियों के, प्रिपरेशन मेथड के, उनको आपको ध्यान देना है। इसके बाद फिर आपको याद रखना फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुण, हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको हम लोग भौतिक गुण बोलते हैं। सबसे पहला, इट इज अ वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड का मतलब होता है कि वोलाटाइल मीन्स होता है वाष्पशील, ये अगर इसको खोल के रख दोगे तो उड़ जाएगा, इसलिए इसको वोलाटाइल कहा गया है। सेकेंड, इट इज अ प्लीजेंट स्मेल, इसमें प्लीजेंट स्मेल पाई जाती है। तीसरा, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, देखा होगा आप लोग, जो आप मान लो आपके घर में कोई पीता भी होगा तो पानी मिला के पीता है, कोई तेल मिला के नहीं पीता कि आंवले का तेल डाल के पिए, कोई कड़ुआ तेल डाल के पिए, कोई कोकोनट ऑयल डाल के पिए, ऐसा नहीं होता है। जो भी पीता है तो सोडा वाटर के साथ या फिर वाटर के साथ पीता है। इसके बाद अगर हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें भाई, केमिकल प्रॉपर्टी, जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर यही आपकी आती जो मैंने यहाँ पर कराया था, इसका जस्ट अपोजिट, इसको हम लोग कहते हैं
एस्टरीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट शॉर्ट नोट में आपसे पूछी जाती है। एस्टरीफिकेशन मीन्स होता है कि जब आपका एथिल एल्कोहल और एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये आपका एथिल एल्कोहल हो गया, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर से आपका एस्टर बनाते हैं, CH3 COO C2H5 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। जब एसिटिक एसिड और एथिल एल्कोहल दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एथिल एसीटेट बनाते हैं, इसको एस्टर कहते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। तो जिस रिएक्शन में एस्टर बन रहा है तो एस्टरीफिकेशन आपका कहलाती है। इसके बाद सेकेंड जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन, इसको हम लोग ले लें डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना, और हाइड्रेशन मतलब जल का जुड़ना। तो यहाँ हाइड्रेशन हुआ है, यहाँ पर हम लोग निर्जलीकरण करते हैं। तो निर्जलीकरण की आपको बेटा दो रिएक्शन याद है, एक तो आपकी ऐसी होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, लेकिन टेम्परेचर इसको 170 से 180 डिग्री सेल्सियस यदि गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा C2H4 बनेगा और H2O बनेगा, सेम इसका अपोजिट है, इस रिएक्शन का अपोजिट है। ऐसे यहाँ पर अगर बाय द वे टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया तब जाके CH3 CH2OH के 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, टेम्परेचर 140 लेना पड़ेगा और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना ही लेना है, तब यहाँ पर जाके CH3O CH3 CH2O CH2 CH3 मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो और H2O साथ में मिलना ही मिलना है, तो इसको भाई कह देते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बन जाता है। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये बन करके तैयार हो जाता है। तो एस्टरीफिकेशन और डिहाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद आगे की जो रिएक्शन है थर्ड नंबर में ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड नंबर में रिएक्शन देखिए आप, थर्ड रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विद PCl5, तो C2H5OH प्लस ये आपका PCl5 से रिएक्शन करेगा। तो जब भी ये ध्यान देना कि PCl5 किसी से रिएक्शन करता है तो अगर OH ग्रुप है तो सबसे पहले आपको OH ग्रुप को रिप्लेस करने में POCl3 निकालेगा और साथ ही HCl निकलेगा। देख लीजिए, PCl3 ने O को पकड़ा तो POCl3 बनाया, ये H ने Cl को पकड़ा HCl बनाया। अब बाकी आपको जितना बचा हुआ है, Cl एक बचा है तो Cl को उठा के यहाँ पर आसानी से आप रख दीजिए, तो इसको नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाता है। अब अगर यहाँ 2 OH होते, आपको थोड़ा से 11th 12th में चीज आएगी कि अगर 2 OH होंगे तो 2 ऐसे निकलेंगे, 3 होंगे 3 निकलेंगे, 4 होंगे 4 लेंगे। जैसे इंटर में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू प्रूव ग्लूकोज हैज 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप, आप कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। तो आपको यही रिएक्शन आपको करनी होती है, बस जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे उतने ही आपको PCl5 लेना पड़ेगा। फोर्थ रिएक्शन है भाई, डायरेक्ट आपसे पूछेगा राइट द शॉर्ट नोट ऑन हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कई बार अनसॉल्व में मिलेगी। अनसॉल्व को आपको जब सॉल्व करोगे, और सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि अनसॉल्व सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी टाइमिंग क्या है। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे C2H5OH प्लस यहाँ पर X2 लेना है, X2 मीन्स हैलोजन, ये हैलोजन आपका 4 टाइप का कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और साथ ही स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस में या तो आप NaOH ले सकते हैं या तो आप KOH ले सकते हैं। ये आपका देखिए, जब भी कोई मेटल होगा तो वो हमेशा नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल में आपका NaX बना लेगा, प्लस OH है तो जाए इधर से आपको H2O भी निकालना पड़ेगा,
ये चीज बिल्कुल ध्यान देना कि जहां मेटल नॉन मेटल होंगे तो पहले दोनों ही आपके मिलने आते हैं एक दूसरे से। इसके बाद ये दो चीज आपको याद रखना कि आपका हेलो फार्म का फार्मूला क्या है, तो HCOO बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा आपका HCOO। बैलेंस करना है तो यहाँ पर आपको 6 लेना है, यहाँ पर आपको 4 लेना है, तो यहाँ पर आपको 5 लेना है और यहाँ भी आपको 5 लेना है। इस प्रकार से इसको आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। 5 नंबर में ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन भी आपको जब एथेनोइक एसिड में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको दोबारा पढ़ने को मिलती है। तो CH3 CH2OH का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन आता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन थोड़ा देर के लिए पैदा होता है और रिएक्शन करा के खत्म हो जाता है। इसको हम लोग हिंदी में नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं, जैसे नवजात शिशु होता है। अब ये इसके मियाँ बीवी मतलब इसके मम्मी पापा कौन होते हैं? इसके मम्मी पापा होते हैं K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ये दोनों मम्मी पापा हैं। इस मम्मी पापा से ये आपको निकल के आता है, ये बना देता है CH3CHO और बना देता है H2। फिर से CH3CHO को अगर यहाँ पर पकड़ोगे फिर से नेसेंट ऑक्सीजन आएगा और नेसेंट ऑक्सीजन आने के बाद ये आपका बना देता है CH3COOH एसिटिक एसिड। 6 नंबर है और लास्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन आपको ध्यान देना है, ये फिर से एथेनोइक एसिड में आपको मिलने वाली है, इसलिए रिएक्शन विद सोडियम की हम लोग जब चर्चा करते हैं तो ये आपको प्रैक्टिकल में करने को भी मिल सकता है। जब आप 11th-12th में जाओगे तो यह प्रैक्टिकल आसानी से मिलता है, बस 10th में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 10th में प्रैक्टिकल आपके नहीं। तो जब ये रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। 1/2 बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा और यहाँ पर C2H5 यहाँ पर ONA हो जाएगा। इसको नाम बोलते हैं हम लोग सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, ये ध्यान देना, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये इतनी रिएक्शन आपको इस एल्कोहल चैप्टर में आपको बिल्कुल ध्यान देना है। कल हम इसी लेक्चर में आपको एथेनोइक एसिड और साथ ही जो एलोट्रॉप क्या होते हैं और थोड़ा IUPAC नेम जो मेन होंगे वो भी बता देंगे, और जो एथेनोइक एसिड है वो आपको कहाँ से मिलता है, वो क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो ये इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह से देख करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा और फिर अनसॉल्व को सॉल्व करिएगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे। धन्यवाद।